नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सीटेट और अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को देख सकते हैं, परख सकते हैं कितना स्कोर आप 30 प्रश्न में से कर पाते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषताएँ होती है। तो अंतर्मुखी बालक की क्या मुख्य विशेषताएँ होती हैं? वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। बी है वह पाठ्य संग्रामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। सी है एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए बालक को अंतर्मुखी बालक की हमें विशेषता यहाँ पर देखनी है। तो अंतर्मुखी बालक जो होता है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि वो थोड़ा लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करता है और एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। इसी के विपरीत जो बहिर्मुखी बालक होता है वो बालक जो होता है वो लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करता है, थोड़ा वाचाल होता है, बोलना मिलना जुलना उसको ज़्यादा पसंद होता है। तो अंतर्मुखी बालक की विशेषता यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा प्रक्रिया में अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य यहाँ पर है शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बी है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति के विकास को तीव्र बनाना। या सी है पूर्व अनुभवों को नवीन अधिगम से अलग करना। और डी है शिक्षार्थियों को जिद्दी प्रवृत्ति का बनाना। तो देखिए अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। तो ये यहाँ पर अभिप्रेरणा का कार्य या उसकी विशेषता होती है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कथन दर्शाता है। अब ये कथन क्या दर्शाता है? संवेगात्मक भिन्नता को, अभिप्रेरणा की भिन्नता को, व्यक्तिगत भिन्नता को या फिर अधिगम प्रक्रिया की भिन्नता को। तो प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है पर वो सबसे क्या होता है? अलग अलग भी होता है। तो निश्चित यहाँ पर प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है मतलब व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शा रहा है, क्योंकि वो निश्चित ही कहीं ना कहीं दूसरे से भिन्न है पर अपने आप में वो विशिष्ट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है दो या दो से अधिक अनुक्रियाओं का उपस्थित होना, भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानने की योग्यता का होना। सी है किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना। और डी है वंचित अनुक्रियाओं का संबंध उत्तेजना अनुक्रिया से होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चिंतन युक्त अधिगम का जो लक्षण हो वो है किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन सा है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन सा या किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान में के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है वो है बालक का। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? निरीक्षण, सामान्यीकरण, प्रमाणीकरण या फिर इन सभी रूपों में? तो निश्चित यहाँ पर बालक अपनी समस्याओं की खोज इन सभी रूपों में करता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे है? परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये प्रतिक्रिया से होगा, क्योंकि जिस प्रकार विकास का संबंध परिपक्वता से उसी प्रकार से उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। या बी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। सी है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो विकास दर होती है, अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? तो इसलिए कि बच्चों के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, मतलब हर बच्चे में इनका विकास एक अलग अलग रूप से हो सकता है, भिन्न हो सकती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकता है, क्योंकि हमने देखा प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी से बिल्कुल अलग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है समस्त पाठ्यक्रम के मूल्यांकन को,
या फिर सभी विषयों के मूल्यांकन। सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। और डी है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन है ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन को। ऑप्शन सी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास सबसे अच्छा होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी है जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। सी है जब बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आएँ। या डी है जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होगा कब उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास सबसे अच्छे से होगा, जब बच्चे को ही महत्वपूर्ण माना जाएगा और साथ साथ उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सीखने हेतु सीमित अवसर। बी है बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। सी है किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। डी है जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे तब यहाँ पर सृजनात्मकता का विकास होगा, या ये परिस्थितियाँ सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। गतिविधि आधारित शिक्षण रिक्त स्थान पर बल देता है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। बी है निश्चित अवधि में गतिविधि को पूरा करने। सी है खेलने और डी है अनुशासित कक्षा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण जो होता है वो सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। ऑप्शन ए होगा इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, या सी है मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर और डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चों से सीखिए, ये इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन बी। चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है। बी है शैक्षिक करियर एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता है। सी है केवल करियर निर्देशन की आवश्यकता है और डी है केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शैक्षिक करियर एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन बी होगा यहाँ उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे उचित तरीका है। तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा हो सकता है? प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, या बी है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। सी है शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना और डी है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक और जब बड़े बच्चों के सामने नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करेंगे तो बच्चों के अंदर भी नैतिक मूल्य बहुत अच्छे से विकसित होगा, क्योंकि बच्चे इन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। बी है अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सी है केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए और डी है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन बच्चों को भी अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनके अंदर किसी प्रकार की ऐसी हीन भावना ना आए कि वे विकलांग है या वह दूसरों से कमज़ोर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। बी है आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। सी है ए और बी दोनों और डी है या तो ए या फिर बी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। बी है उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले। सी है उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण और डी है उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर देने के तुरंत बाद ही वो रिवार्ड
होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटि को रक्त स्थान का संकेत माना जाना चाहिए। उनकी अधिगम कुशलता में कमी या उनका अधिगम चरण, सी है उनकी अधिगम अक्षमताएं, डी है अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उनका अधिगम चरण है। अब अधिगम चरण क्यों है? क्योंकि अधिगम के अंदर जो त्रुटियां होती है वो अधिगम का हिस्सा होती है और त्रुटियां होना स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर यही उनके अधिगम का चरण है और इसी का संकेत उनको मानना चाहिए। चलिए ऑप्शन बी हुआ उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना रिक्त स्थान के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने और डी शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी इनके माध्यम से सृजनात्मकता की ओर प्रोत्साहित होता है और सृजनात्मकता का विकास उनके अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। जो बी है जो सभी निरोगी बच्चों को शामिल करती है। सी है जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। और डी है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनकी शारीरिक, बौद्धिक और भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे हुए बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा गणित को कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है और यह सकारात्मक अंतरण का है, नकारात्मक अंतरण का, शून्य अंतरण का, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर गणित की कक्षा में जो सीखी गई अवधारणा है उसका उपयोग भूगोल की कक्षा में कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक सकारात्मक अनंतरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बी है बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, सी है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है और डी है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो देखिए किशोरों के संदर्भ में जो कथन सर्वाधिक उचित होगा वो यहाँ पर रहेगा संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में रक्त स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, बी है परीक्षाओं की संख्या, सी है आनुवंशिकता, डी है वातावरण। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास में यहाँ पर जो आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, बी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, सी है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, डी है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ऐच्छिक सिद्धांत, और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐच्छिक सिद्धांत जो होगा जो संकल्प शक्ति पर बल देता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? फ्रायड तथा यूंग, कर्ट लेविन, मैकडूगल, डी है स्किनर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी मैकडूगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, या फिर डी है ये सभी। तो देखिए वो प्रेरक जो हमें वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वो होता है अर्जित प्रेरक। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह होते हैं जन्मजात प्रेरक, व्यक्तिगत, सामाजिक, या फिर अर्जित। तो ऐसे प्रेरकों को हम कहते हैं जन्मजात प्रेरक। ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है?
मी धातु से, मोट धातु से, मोटम धातु से, या फिर डी है मोम धातु से। तो यहाँ पर हम कहेंगे मोटम धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन सी। चलिए, प्रेरणा की विधियां हैं रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, या फिर डी है ये सभी। तो प्रेरणा के अंतर्गत ये सभी विधियां जो होती है ये आती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों ये था आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।